अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की क्यूरेटिव पिटीशन में अपने उस पुराने फैसले को पलट दिया जिसमें उसने आदेश दिया था कि DAMEPL मतलब दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड को 8,000 करोड़ रुपए पे किए जाएं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, वो कौन कौन से नॉर्म्स हैं जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट करता है और क्यूरेटिव पिटीशन के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मामला क्या था। 2008 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे के लिए DMRC ने DAMEPL के साथ जो है एक समझौता किया जिसका पर्पस था कि जो मेट्रो एक्सप्रेसवे है, जो एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे है, इसके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेट और मेंटेनेंस के लिए मदद सहयोग किया जाए कि आपस में समझौता करके ये जो DAMEPL है ये एक रिलायंस की एक एसोसिएट कंपनी है। तो 2008 में इसके साथ समझौता हुआ और 2013 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये ब्रीच हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसका कारण ये बताया गया कि कुछ कंट्रोवर्सी है समझौतों में लेकर के, साथ साथ कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है और कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं, उसका हवाला दे करके DAMEPL के साथ जो है DMRC ने इस समझौते को ब्रेक कर दिया। जिसके बाद जो है DAMEPL ने अपने हर्जाने के लिए, अपने कंपनसेशन के लिए, अपने डैमेज कंपनसेशन के लिए उसने कोर्ट की ओर रुख किया और आगे चल करके लीगल बैटल में उनके बीच जो ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल ने एक डिसीजन दिया, उस डिसीजन जो है वो DAMEPL के पक्ष में आया और DMRC को 8,000 करोड़ रुपए पे करने का आदेश दिया ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल ने। उसके बाद ये हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने इस डिसीजन पर रोक लगा दी थी। उसके बाद 2021 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल के जो आदेश दिया था उस डिसीजन को बरकरार रखते हुए DMRC को 8,000 करोड़ रुपए DAMEPL को पे करने का आदेश दे दिया। इसके बाद जो है इसी मामले में DMRC ने एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर की और उस क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में फंडामेंटल एरर को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि इसमें कुछ मौलिक त्रुटि, कुछ फंडामेंटल एरर हुए और उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने उस पुराने फैसले को उसने पलट दिया और DMRC को DAMEPL को 8,000 करोड़ रुपए पे ना करने का आदेश दिया। तो ये जो है पूरा प्रोसेस रहा। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन है क्या। एक्चुअली में क्यूरेटिव पिटीशन जो है उस पर्सन के लिए लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जिसकी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या की गई है, रिजेक्ट कर दी गई है और उसके पास लास्ट ऑप्शन बता है जस्टिस के लिए। उसी को कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन जो है इसका कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स, इस केस में प्रोपाउंड किया। इसका पर्पस यह था कि किसी भी तरह व्यक्ति को न्याय या जस्टिस जो है वो सुनिश्चित किया जाए एरर होने के बाद भी। तो क्यूरेटिव पिटीशन, ये तो बात रही क्यूरेटिव पिटीशन। और क्यूरेटिव पिटीशन जो है जब राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पास जो मर्सी पिटीशन जाती है वहां से भी रिजेक्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट आपकी जो रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट कर दे, उसके बाद आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब इस क्यूरेटिव पिटीशन के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो आर्टिकल 129 जिसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात होती है, यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो बेंच होती है अगर वो अपने कोई डिसीजन देती है तो वो जो लोअर कोर्ट के लिए क्या हो जाते हैं, एज ए लॉ के रूप में काम करते हैं कि स्टैच्यू के रूप में काम करते हैं।
और वो आगे फर्दर रेफरेंस के लिए जो है रिकॉर्ड के रूप में रख लिए जाते हैं। और कंटेंट ऑफ कोर्ट भी इसके 129 में क्या है, इंक्लूड है। दूसरा 142 जिसमें अब्सोल्यूट जस्टिस की बात की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने न्याय को, अपने जस्टिस को कंप्लीट कराने के लिए जो है कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो ये जो है 142 और 129 आर्टिकल के बिहाव पर जो है क्यूरेटिव पिटीशन को मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। ये तो बात है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब कौन कौन से नॉर्म्स हैं जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले यह कि जो डिसीजन दिया गया उसमें नेचुरल जस्टिस का कहीं जो है उल्लंघन तो नहीं हुआ, उसका वायलेशन तो नहीं हुआ। जैसे अगर कोर्ट आदेश देने से पहले जो पिटिशनर है उसके पक्ष को सही से सुना नहीं या समझा नहीं और बिना समझे उसने क्या किया, ऑर्डर दे दिया या निर्णय दे दिया, यानी नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ। दूसरा, अगर वो बायसनेस की आशंका है उसमें, यानी जो जज केस की हियरिंग कर रहा है वह डिसीजन देते समय उन वैल्यूबल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर पाता है या रिलेवेंट फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर पाता है जो उस केस से रिलेटेड है। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट की जा सकती है, या कोई फंडामेंटल एरर है, बेसिक फंडामेंटल एरर है डिसीजन में। तो ये वो नॉर्म्स हैं जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है क्यूरेटिव पिटीशन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसके पर्पस क्या है? पहला तो पर्पस ये है कि जो जुडिशियल फेल्योर है या फिर जो है आपका लीगल प्रोसेस में एरर हो रहा है या लीगल प्रोसेस में अब्यूज हो रहा है, तो उसको क्या करना, प्रिवेंट करना। साथ साथ जो है इसका पर्पस ये है कि जो कंट्रोल जुडिशियल इनोवेशन को क्या करना, बरकरार रखना कि इनोवेशन की संभावना हमेशा बनी रहे। ठीक है, और जुडिशियल जो डिसीजन है, जुडिशियल फेल्योर है उसको क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। साथ ही साथ जो है यह इस चीज को भी शो करता है कि कोर्ट को यह सुनिश्चित करना कि अंतिम फैसले के बाद भी अगर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके, यानी जस्टिस को कंप्लीट किया जा सके, तो एरर को सुधार करके भी जो है जो डिसीजन दिया गया उसको बदला जा सकता है। तो यहां पर जो है ये न्यायालय की क्या करता है, एक विलिंगनेस को प्रदर्शित करता है कि वो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये इसके पर्पस है क्यूरेटिव पिटीशन के। अब क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड कुछ केस भी कुछ वर्षों में देखने को मिले थे, जैसे आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन कार्बाइड, जो इसको हम भोपाल गैस केस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा नवनीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड दिल्ली केस। तो ये कुछ केस हैं जो इसमें क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल की गई थी। तो ये तो आज का हमारा वीडियो रहा क्यूरेटिव पिटीशन पर। आई होप आपको क्यूरेटिव पिटीशन को समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे। तो इसी तरह के वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि हम और भी बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।